द रिटर्न ऑफ बिग कैट। ये मिंट में आया था लास्ट वीक, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए, एंड आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ GS3 के इसको रिलेट कर सकते हो। तो देखिए, आप सभी जानते हो कि जो चीता है उसको इंडिया में वापस से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है आफ्टर नियरली गैप ऑफ 70 ईयर्स। पर ये कौन सा चीता है? ये चीता है अफ्रीकन चीता, ना कि एशियाटिक चीता। तो जो राइटर है यहाँ पे कुछ ना कंसर्न्स रेज करते हैं, उन्हीं कंसर्न्स को समझने की एक बार कोशिश करते हैं। देखिए, राइटर यहाँ बोलते हैं कि जो अफ्रीकन चीता है बेसिकली वो एक तरह से क्या है, इंडिया के लिए एलियन है। ठीक है, और इसके काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं इसके साथ ही साथ, तो उनको जरा देखना है। और कहाँ लाए जा रहे हैं? ये लाए जा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये एशियाटिक चीता नहीं है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। पहले इंडिया में जो चीता होते थे वो एशियाटिक चीता ही होते थे, जो इंडिया के अलग अलग ग्रासलैंड, सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन में हमें देखने को मिलते थे। पर इस बार हम मिला किसको रहे हैं? अफ्रीकन चीता को। आप जानते हो कि जो अफ्रीकन चीता होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता, राइट? एशियाटिक चीता क्या होता है? छोटा होता है, थिनर होता है और स्लाइटली पेलर होता है। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बट प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने बार बार क्वेश्चंस देखे हैं इसके रिगार्डिंग, इस तरह के ना छोटे फैक्ट्स के ऊपर, तो हमें ये चीज समझनी होगी। देखो, जो चीताज हैं उनको वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है IUCN की रेड लिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे बात करूं एशियाटिक चीता की, जो एशियाटिक चीता है ना वो ओवरऑल क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, एशियाटिक चीता क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है IUCN के हिसाब से। अब देखिए, इनको ना एक्चुअली में इंडिया में चीतास एक्सटिंक्ट हुए आपको देखने को मिलेगा 1947 तक इंडिया में चीतास हुआ करते थे, बट इनको हंटिंग लेपर्ड्स बोला जाता है। इनको अलग अलग देखो, जो हमारे राजा महाराजे थे उस टाइम के, उन्होंने बहुत सारी हंटिंग करी और भी लोगों ने हंटिंग करी, उस वजह से इंडिया से एक तरह से वाइप आउट हो गए। साथ ही साथ इनका जो प्रे बेस था, प्रे बेस का क्या मीनिंग? जो कॉरस्पॉन्डिंगली इनका प्रे होता है, जो इनके फूड होता है बेसिकली, उस तरह के जो एनिमल्स थे उनकी जैसे कमी होती गई, अकॉर्डिंगली इनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर में भी हमें कमी देखने को मिली, क्योंकि इनको प्रॉपर फूड ही नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ हैबिटेट डिग्रेडेशन, ठीक है, उससे भी इम्पैक्ट डाला और चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट होते रहे। आखिरी जो चीता थे वो 1947 में उनको शॉर्ट कर दिया गया, एंड फिर 5 साल के बाद यानी कि 1952 के अंदर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया से ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आज के टाइम पे ना देखो, जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ 40-50 बचे हैं, और कहाँ पे बचे हैं? वो ईरान में ही बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो सिर्फ 40-50 नंबर्स ही हैं हमारे पास वर्ल्ड के अंदर एशियाटिक चीता के अंदर, एंड दैट टू ओनली इन ईरान, राइट? देखो, इंडिया में ना काफी लंबे टाइम से ये चीज सोची जा रही है कि हम चीता को वापस से इंडिया में री इंट्रोड्यूस करते हैं। 1970 से बातें हो रही हैं, तो देखिए लगभग 50 साल से हम ये चीज डिस्कशन कर रहे हैं कि चीता को इंडिया में री इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए। पहले हमने कोशिश क्या करी? हम कोशिश एक्चुअली में यही कर रहे थे कि एशियाटिक चीता को ही इंडिया में वापस लेकर आ पाए, पर ये चीज नहीं हो पाई। ठीक है ना, तो इस वजह से हमने अब क्या कर रहे हैं, हम अफ्रीकन चीता को लेके आ रहे हैं। तो यही था, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इस पे थोड़ा बैन लगाया हुआ था, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लास्ट ईयर जो जनवरी में इसको अलाउ कर दिया था कि अब आप इसको ला सकते हो। अब देखो, इंडिया चीता के रिगार्डिंग इतना वो क्यों है कि हाँ इसको लेकर आना है? देखिए, एक्चुअल में है क्या कि इंडिया में जो सवाना हो गया, वुडलैंड बायोडाइवर्सिटी, इसको एक तरह से वापस से रीइंस्टेट करना है। तो चीता को एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज की तरह देखा जा रहा है। देखो, फ्लैगशिप स्पीशीज का क्या मीनिंग है? देखो, एक तरह की जो स्पीशीज होती है जो या तो एज एन, देखो मान लो एज एन एम्बेसडर एक्ट करती हैं। ठीक है ना, मान लीजिए आपका कोई इन्वायरमेंटल कॉज है, तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप देख रहे हो कि आपने एक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जैसे जैसे ये स्पीशीज को आप प्रोटेक्ट करोगे, उसके साथ साथ होगा क्या? ये इन्वायरमेंट कॉज या आपका जो भी आप कोई ना कोई कैंपेन लेके आ रहे हो उनको बचाने के लिए, उस कैंपेन के साथ बाकी की और चीजें भी तो प्रोटेक्ट होती हैं। तो इसी वजह से इंडिया जैसे चीता को रीइंट्रोड्यूस कर रहा है, वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं साथ ही साथ हमारा ग्रासलैंड, हमारा सवानास, ये साथ में ही रिस्टोर होता रहेगा। इस वजह से इंडिया इतना ज्यादा कीन है कि चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाए, इसीलिए पिछले 50 सालों से अलग अलग एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी, इनको रीइंट्रोड्यूस कहाँ किया जा रहा है? इनको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। या आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखने को हमें मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है
यहाँ पर अलग अलग हैबिटेट आपको मिल जाएगी, जैसे लॉयंस के लिए भी, चीतास के लिए भी, एंड साथ ही साथ ये श्योपुर शिवपुरी फॉरेस्ट का एक पार्ट है। ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे हैबिटेट भी आपको पता लग गई। अच्छा, प्रे बेस भी है। हमने देखा था ना अभी कि जो चीताज एक्सटिंक्ट हुए, उनके पीछे का एक कारण ये भी था कि उनके पास प्रे बेस उसकी कमी हो गई थी, उसका डिक्लाइन हो गया था। पर यहाँ पर कूनो में ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन काफी ऑप्टिमल हो जाती है। ठीक है, और जो प्रे बेस है आपको चीतल, नीलगाय, सांबर, चिंकारा, वाइल्ड विग्स, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, विच मेक्स अ सुटेबल लोकेशन फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास। साथ ही साथ एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, ठीक है, जो कि पहले ऑलरेडी है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कुल्लू नेशनल पार्क के अंदर, जो इसको थोड़ा इसकी लोकेशन में हेल्प कर रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या इश्यूज क्या हैं अगर हम इसको री इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे मेजर कंसर्न देखो यही है, हमारे यहाँ क्या थे, एशियाटिक चीता, हम लेकर किसको आ रहे हैं, अफ्रीकन सब स्पीशीज को। इनकी अपनी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ही नए एटमोस्फेयर में आ रहे हैं, नए इकोलॉजिकल सेटिंग में आ रहे हैं, तो नई नई डिजीजेस हो सकती हैं इनको, ये किस तरह से अडेप्ट कर पाएंगे इसके अंदर, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन है। इनका प्रे बेस डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता, इनकी हैबिटेट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता। तो ये सारी कंसर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही साथ देखो, जैसे ही हम देखो इनको लेकर आ रहे हैं अफ्रीकन सब स्पीशीज को, ना ही उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना ही एशियाटिक सब स्पीशी के कंजर्वेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो एशियाटिक सब स्पीशीज तो सिर्फ 40-50 है, और वो भी सिर्फ ईरान में। तो अगर हम इंडिया में अफ्रीकन सब स्पीशीज लेकर भी आ रहे हैं, तो क्या एशियाटिक के लिए हम कुछ कर रहे हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए? नहीं, वो तो हो सकता है वहां पर अभी भी एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न या चैलेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी तरह से इंडिया का जो मैंने आपको बताया ना कि फ्लैगशिप इसको स्पीशीज की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि वहां के ग्रासलैंड, वहां के सवानास, इनको प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, वो एशियाटिक चीता सर्व करता है, ना कि अफ्रीकन सब स्पीशीज। तो ये भी एक इशू यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। उसी तरह से यहाँ पर जैसे ही हम इनको लेकर आएंगे, क्या इनको वाइल्ड में छोड़ देंगे आते सारे? नहीं, इनको कुछ देर रखा जाएगा कैप्टिविटी के अंदर। मतलब इनको ना ऐसा होगा कि इनको फ्रीली मूव नहीं करने दिया जाएगा, एक जगह में इनको रखा जाएगा, वहां पर इनकी मूवमेंट, इनकी कहाँ पे मूव कर सकते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जब किसी एनिमल को आप इस तरह से उनकी थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, तो हो सकता है कि उनका जो बिहेवियर था वो बदल जाए। अब शायद जो अफ्रीकन चीता जिसके लिए जाना जाता है अपने वाइल्ड बिहेवियर के लिए, वो वाइल्ड बिहेवियर ही चला जाए। ऊपर से इनका जो हैबिटेट है वो इनके लिए बिल्कुल नया होगा अफ्रीकन सब स्पीशीज के लिए। तो क्या अफ्रीकन चीता दरअसल में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रख पाएगा? यहाँ पर भी राइटर यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं। उसी तरह से रिस्क फॉर्म डिजीजेस, अलग अलग डिजीज का यहाँ पे रिस्क हो सकता है, जैसे कि देखो केनाइन डिस्टेम्पर वायरस। अगर आपने देखो न्यूज को थोड़ा लंबे टाइम से फॉलो करते हो, तो आई थिंक 2018 या 2019 की बात है, हमें गिर नेशनल जो गिर फॉरेस्ट है हमारा, वहां पर हमने क्या नोटिस किया था कि 20 से भी ज्यादा जो लॉयंस है ना, उनकी डेथ हो गई थी। क्यों? केनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से। ये एक्चुअल में क्या होता है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी हो गया, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ये इन्फेक्शंस यहाँ पे कॉज कर सकता है इन एनिमल्स के अंदर। इवन देखो जो अभी 1-2 साल पहले की बात है, जो हमारा राजस्थान के अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क है, वहां पर भी अराउंड बहुत सारे डॉग्स को देखा गया कि उनके अंदर ये चीज थी। तो यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अ, अगर इनको देखो, वैसे हम इनके रिगार्डिंग वैक्सीनेशन की कर रहे हैं, बट फिर भी हो सकता है कि जैसे कैप्टिविटी के अंदर रखा जाए या फिर अनफेमिलियर कंडीशंस के अंदर इस तरह के कुछ ना कुछ इन्फेक्शन इनके कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और है, जैसे मान लो कि अगर 100 चीता लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए कितनी हैबिटेट चाहिए? नियरली 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके अंदर ना जो ये जो टोटल हैबिटेट की बात कर रहा हूँ 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की, यहाँ पर कोई ह्यूमंस नहीं होने चाहिए, कोई फीरल डॉग्स का मीनिंग जो कहीं ना कहीं नेचुरल स्टेट में हो, जो वाइल्ड एक तरह से होते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। उसके अलावा टाइगर्स, वॉल्व्स, ये सारी चीजें नहीं होने चाहिए। इसरे एरियाज के अंदर ये सारी चीजें ना हो, ताकि जो जूनोटिक डिजीजेस हैं, ठीक है, या फिर जो इन जनरल दूसरी डिजीज हैं, उनका खतरा रोका जा पाए। केनाइन डिस्टेम्पर वायरस हो गया, रेबीज हो गया, इस तरह की चीजें अगर रोकनी है ना इनके अंदर होने से, तो यहाँ पर जरूरत है कि एक तरह का बहुत बड़ा एरिया हो जहां पे बाकी ये चीजें ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर स्पेस कम है और ज्यादा को इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे यहाँ पे इन्हीं को ही दिक्कत आने वाली है।
उसी तरह से देखो यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। चलो ये तो हो गया कि इनके चैलेंजेस क्या थे, पर ये भी तो जब समझना ज़रूरी है कि अगर कुछ चैलेंजेस है तो उनको टैकल कैसे करना है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला तो यही है कि प्रॉपर स्पेस हो। अभी डिस्कस किया ना कि 100 के लिए कितना चाहिए, नियरली 5000 स्क्वायर किलोमीटर। तो वो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल करवानी होगी इनको कैसे भी। प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम रिसोर्सेज के लिए अलग-अलग स्पीशीज कम्पीट कर रही हैं। उसके साथ ही प्रे बेस सूटेबल होना चाहिए। हमने देखा ना कि जब एशियाटिक चीता का प्रे बेस एक तरह से क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, तब क्या देखने को मिला, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और एक तरह से वो बाद में एक्सटिंक्ट भी हो गए। अब यहाँ पर चीतल, चिंकारा या फिर यंग नीलगाय सांबर, इन सभी चीजों का प्रॉपर प्रे बेस होना चाहिए, तभी ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे या कंटिन्यू सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा जो डिजीजेज है, ठीक है, केनाइन डिस्टेम्पर वायरस और भी हमने डिजीज देखी थी, तो उनके लिए एक प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होना चाहिए। आईयूसीएन के कॉरस्पॉन्डिंग जैसे इनकी सिचुएशन है, उस हिसाब से देखते हुए हमें प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों को इंश्योर कर पाएँ कि अगर हम इनको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रॉपर सेफगार्ड्स के साथ कर रहे हैं एंड ये इंडिया की डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करें और किसी भी वजह से जो हमने चैलेंजेस देखे, उनको हम प्रॉपर्ली अच्छे से टैकल कर पाएँ।